हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो क्लास 12 का सेकंड चैप्टर आज करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर में से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पार्ट 2 देखेंगे तो पहले बेटर है कि आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, ताकि क्या है आप लोगों को वीडियो समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में ये भी हो चुका है बेटा, मोलैरिटी भी हो चुका है हमारा। ये सारे न्यूमेरिकल मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक, तो अब मोलैलिटी की बात करते हैं। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी क्या है। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट्स पर किलोग्राम। यानी कि ये डिफाइन करेगा बेटा नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट्स के नंबर ऑफ मोल को डिफाइन करेगा, ठीक है ना, जो कि सॉल्यूशन या सॉल्वेंट्स में मिलेगा। फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट्स इन किलोग्राम। देखिए एक चीज़ है मोलैलिटी, और मोलैलिटी को जो मोलैलिटी है हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये लिखा है, कहीं भी आपको स्मॉल m लिखा मिल रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे मोलैलिटी की बात हो रही है, ना कि मोलैरिटी की। जहाँ भी कैपिटल M आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पर मोलैरिटी की बात हो रही है। ठीक है बच्चों। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2.3 है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनिक एसिड। एथेनिक एसिड्स का फॉर्मूला आपको दे रखा है CH3COOH, इसका एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, इन बेंजीन 75 ग्राम। यानी कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम बेटा आपका क्या है, एथेनिक एसिड है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है बेटा, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि स्मॉल m कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोलैलिटी का, देखिए ये लिखा हुआ है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट्स हमारा क्या है बेटा, एथेनिक एसिड्स है। तो उस एथेनिक एसिड्स के मोल निकालेंगे। सबसे पहले मोल निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गिवन मास अपॉन में बेटा मोलर मास। मोलर मास ठीक है बेटा, आपको समझ जाना, इसमें राइटिंग मेरी थोड़ी अच्छी नहीं आती पैड पे, इसलिए मैं साथ के साथ बोलता हूँ। चलिए तो गिवन मास 2.5 ग्राम दे रखा है आपको। ठीक है, मोलर मास आप कैलकुलेट करोगे, देखिए कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे C2H4, देखिए CH3COOH है तो क्या करा उन्होंने उसको शॉर्ट में लिख दिया जैसे C2H4O2 तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH भी, ठीक है ना, सेम आएगा। आप चाहे ऐसे निकाल लीजिए चाहे इस तरीके से निकाल लीजिए, मोलर मास आपका सेम 60 ग्राम ही आएगा, ठीक है ना। तो 60 आ गया, गिवन मास ये रहा आपका, मोलर मास आपका ये रहा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा बेटा 0.0417 मोल। ठीक है, तो मोल्स आपके एथेनिक एसिड्स के निकल के आ गए। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किलोग्राम में दे रखा है, अगर ग्राम में होगा तो आपको वही 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा सॉल्वेंट्स को। तो मोल्स आपने निकाल लिए 0.0417 अपॉन में बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट आपका क्या है बेटा, बेंजीन। बेंजीन का मास कितना रहेगा 75 ग्राम, बट लेकिन 75 ग्राम है तो मैंने आपको बताया था किलोग्राम में करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करोगे। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरीके से। चलिए फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.556 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो ये एग्जांपल नंबर 2.3 सॉल्यूशन में NCERT की बुक चल रही है आपकी ये। चलिए अब आते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी हमारा देखो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी देखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट के अंदर जो है मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो चुका है सॉल्यूट्स का एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये चलिए इट्स डिपेंड ऑन दी अपॉन दी नेचर ऑफ द सॉल्यूट्स एंड द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स के नेचर पर डिपेंड करता है। सॉल्यूट अगर ऐसा है जो धीरे धीरे सॉल्युबल होगा सॉल्वेंट्स में तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। कुछ सॉल्यूट जैसे कि आप ले सकते हैं एग्जांपल, आपने ले लिया ये वाटर ले लिया ग्लास के अंदर, ठीक है, यहीं से देखो आपकी दो चीज़ निकल के आ जाएगी, एक आ जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है अनसैचुरेटेड।
यहीं से आपको सॉलिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगा और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने एक वाटर ले लिया बेटा, इसके अंदर H2O, फिर मैंने क्या करा इसमें बेटा शुगर ऐड करी, ठीक है ना, शुगर। अब एक चीज़ देखिए कि शुगर जो है ना एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर पे एक लिमिट में ही डिज़ोल्व होगी वाटर के अंदर। मैंने 1 चम्मच डाली शुगर वाटर के अंदर, डिज़ोल्व हो जाएगी। मैंने 2 चम्मच डाली शुगर वाटर के अंदर, डिज़ोल्व हो जाएगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊँगा, चम्मच डालता जाऊँगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि शुगर जो मेरी डिज़ोल्व नहीं हो रही है वाटर के अंदर। जब एक सॉल्यूट्स मेरा कांस्टेंट हो जाए, डिज़ोल्व होना बंद कर जाए सॉल्वेंट्स के अंदर, तो ऐसा सॉल्यूशन मेरा कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और जब तक डिज़ोल्व हो रही है तो वो सॉल्यूशन मेरा कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और ये सारा जो प्रोसेस है हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिज़ोल्व। जितना मैक्सिमम अमाउंट जो हम शुगर का डिज़ोल्व कर सकते हैं इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट्स एट द स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर इट इज। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा सॉल्युबिलिटी। और सैचुरेटेड मैंने क्या होगा कि ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सॉलिड डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, जहां पर शुगर मेरा डिज़ोल्व होना बंद हो जाए वाटर में, घुलना बंद हो जाए मेरा वाटर में, चीनी मेरी घुलना बंद हो जाए पानी में। कब बंद होगी, जब मैं उसमें बहुत सारी चीनी ऑलरेडी बहुत सारी घोल चुका हूँ, फिर एक समय आ जाएगा कि चीनी मेरी उसमें घुलेगी नहीं। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन मेरा क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और जब तक वो घुले जा रही है वो कहलाएगा मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें आई होप आप लोगों को क्लियर होगी। और बुक में आगे डेफिनेशन भी रखिए, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एट दिस स्टेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब अब वो कांस्टेंट हो गई है कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स की सॉल्यूशन के अंदर अंडर द गिवन कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या होगी, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना, ये सिमिलर प्रोसेस इज फ्लो व्हेन gases are dissolved in liquid and solvent. Such solution is in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure. यानी कि no more solute can be dissolved, यानी मैंने आपको बताया ना कि चीनी अब मेरी नहीं घुलेगी क्योंकि ऑलरेडी मैं उसमें ज़्यादा घोल चुका हूँ। No more solutes can be dissolved at the same temperature and pressure is called the saturated solution. ठीक है बेटा, और unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature is called unsaturated solution. ठीक है, चलिए ऊपर आते हैं। फिर है बेटा solubility of a solid, solubility of a solid in a liquid। देखिए, हम सब जानते हैं कि एवरेज सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड। ठीक है ना, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वाइल सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। रेडिली यानी कि आसानी से डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर, शुगर और नमक मेरा। ठीक है, वहीं बात करते हैं नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डू नॉट डिजॉल्व। जो नेप्थलीन और एंथ्रासिन होता है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन वहीं बात करते हैं, वाटर भी तो मेरा एक लिक्विड हो गया ना, क्योंकि बात क्वेश्चन देखो, ये जो बात हेडिंग आपकी क्या कह रही है, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, यानी कि सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी किसमें बेटा, लिक्विड में बात हो रही है। ठीक है, तो क्या था बेटा, एवरी सॉलिड डज नॉट डिजॉल्व इन गिवन लिक्विड। ठीक है, लेकिन मतलब वो कहना चाह रहा है कि हर तरह का सॉलिड जो है, हर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है, मतलब कि लिक्विड में डिजॉल्व नहीं होता है। वाइल जबकि देखा गया है सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व रेडिली इन वाटर। जो शुगर आप सब जानते हैं, शुगर और NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका डिजॉल्व हो जाता है बेटा वाटर में इजीली, आसानी से। ठीक है ना, वही अब बात आती है, एक लिक्विड हो गया आपका वाटर। चलिए अब बात आती है बेटा, वही इसके अंदर देखो नेप्थलीन और एंथ्रासिन डिजॉल्व नहीं होता है, इसी के अंदर बेटा नेप्थलीन और एंथ्रासिन डिजॉल्व नहीं होता है, मैं शॉर्ट में लिखूँ। ठीक है ना, लेकिन अगर आगे देखा जाता है, ऑन दी अदर है नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन डिजॉल्व रेडिली इन बेंजीन। अब वहीं बेटा नेप्थलीन और एंथ्रासिन बेंजीन लिक्विड में डिजॉल्व हो जाता है इजीली। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो जब इसके पीछे रीजन फाइंड आउट करके देखा गया तो ये पता चला कि हाँ, इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि जितने भी हमारे पोलर सॉल्यूट्स, देखो क्या होता है पोलर, मैं आपको बताऊंगा अभी।
जितने भी हमारे पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, और वहीं नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो पोलर और नॉन पोलर सॉल्यूट्स में क्या होता है, देखो बात यहां तक क्लियर है, आपको नहीं है क्लियर है, बस इतना कहा गया कि एवरेज सॉलिड, इतना कहा गया कि हर कोई सॉलिड जो है लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होता है आसानी से, लेकिन वही देखा गया है कि कुछ चीजें जैसे कि शुगर और वाटर डिसॉल्व हो जाती है मेरी आसानी से, किसमें बेटा, वाटर में। ठीक है, और वहीं शुगर और ठीक है, और वहीं देखा गया नेप्थलीन और एंथ्रासिन मेरा डिसॉल्व नहीं होता है वाटर के अंदर, और लेकिन नेप्थलीन और एंथ्रासिन वही मेरा डिसॉल्व हो जाता है बेटा किसमें, बेंजीन में हो जाता है ना। तो इसके पीछे रीजन क्या था, तो इसके पीछे रीजन ये पता चला कि जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, यानी कि नेप्थलीन और एंथ्रासिन और बेंजीन, ये सारे मेरे क्या पोलर सॉल्वेंट्स हैं। तो पोलर सॉल्वेंट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्यूट्स, ठीक है ना, यानी कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि बेंजीन मेरा एक पोलर सॉल्वेंट है, और नेप्थलीन और एंथ्रासिन मेरा क्या बेटा, पोलर सॉल्यूट है। वही शुगर मेरा क्या बेटा, एक नॉन पोलर सॉल्यूट्स है, वाटर मेरा एक क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है। ठीक है ना। अब देखो पोलर और नॉन पोलर मेरा क्या होता है, देखो पोलर वो होता है, मैं बात करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, चलिए वर्ष को इरेज कर देता हूँ पूरे को मैं, चलिए ये इरेज हो रहा है बेटा। मैं सोच रहा था बेटा आपके लिए पीपीटी बनाऊं, लेकिन मुझे बाद में लगा कि पीपीटी से ज़्यादा अच्छा है कि मैं बुक से समझाऊँ, ठीक है ना। बुक से मेरे को लगा कि ज़्यादा क्लियर है, लेकिन अगर आपको लगता है पीपीटी तो मैं पीपीटी भी आपको भेज दूँ, और बुक से ही आप नोट्स बना लेना। एक बार जब टॉपिक क्लियर हो जाता है नोट्स भी आसानी से बन जाते हैं। देखो जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं मेरे, पोलर जो होता है, पोलर क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर। देखो द बॉन्ड फॉर्म, मैं लिख देता हूँ, द बॉन्ड फॉर्म्ड between two different atom, ठीक है ना, इसको तो हमारा वो क्या होगा बेटा, पोलर हो जाएगा। टू डिफरेंट एटम, फॉर एग्जांपल के लिए ले लो आप, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, फॉर एग्जांपल ले लो बेटा HCl। अब देखो जो बॉन्ड फॉर्म्ड हुआ है H और Cl के बीच में, दोनों डिफरेंट है मेरे, H अलग है, Cl अलग है। अब देखो होगा क्या, चलो ठीक है, इसमें एक चीज थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स ऑब्लिक एटम हैविंग बेटा डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ, चलो ठीक है ना। एटम, ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स एंड एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो अब ये जो बॉन्डिंग हुई है H और Cl के बीच में, दोनों मेरे एटम्स डिफरेंट है, H अलग है, C अलग है, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है, दोनों का एटॉमिक वेट डिफरेंट है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ दोनों के जो ये सारी चीजें मेरी डिफरेंट्स हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेफिनेशन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट वन इलेक्ट्रॉन टू इटसेल्फ। यानी कि बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, बेटा पूरा कर देना, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूं, टू अट्रैक्ट वन एलिमेंट टू इटसेल्फ, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट की अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो ताकत है ना, एबिलिटी है,
वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगी। अब देखो HCl, ठीक है बच्चा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको क्या बताया, इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट वन एलिमेंट टू इटसेल्फ। देखो अब मैंने बताया था HCl है, दो डिफरेंट एटम्स हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरी क्या डिफरेंट है। अब क्लोरीन मेरा इसके अंदर क्या हाई, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव, क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्यों, देखो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के जो 7 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको ऐसे समझो, क्या करेंगे, इजीली खींच लेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, हाइड्रोजन के जो, देखो जैसे कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के, तो क्लोरीन क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है ना। तो जो बॉन्डिंग बनेगी ना बेटा, जो बॉन्डिंग बनेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है बेटा इसका इस तरफ आ जाएगा और ये थोड़े से नजदीक हो जाएंगे। यानी कि आप इसको ऐसे समझो, क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी अपनी तरफ खींच लेगा थोड़ा सा। तो जब थोड़ा सा खींच लेगा तो क्या होगा कि इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये थोड़ा सा और ये किसकी तरह काम करने लगेंगे, आयनिक बॉन्ड की तरह काम करने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इट इज एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट वन एलिमेंट टू इटसेल्फ, ठीक है। चलिए ये हो गया मेरा पोलर्स। अब नॉन पोलर्स क्या हो गया, नॉन पोलर्स द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम। देखिए नॉन पोलर का आते हैं, नॉन पोलर हम किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम, जैसे कि H2 हो गया, है ना। इनके बीच में रहेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मेरी सेम है, इनके एलिमेंट्स क्या मेरे बीच में रहेंगे, ये कहीं ना इधर शिफ्ट होंगे ना इधर शिफ्ट होंगे। लेकिन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो अपनी तरफ खींच लेता थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वो मेरे पोलर्स में आ जाते हैं। लेकिन ये नॉन पोलर, ये इसमें सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, ऐसे हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर्स होते हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है, आई होप आप लोगों को पोलर्स और नॉन पोलर्स आपको क्लियर होगा। पोलर्स में क्या होता है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सिमिलर एटम्स, यानी O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, बॉन्ड बनेगा, वो हमारे क्या होगा, नॉन पोलर होगा। पोलर होगा द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स एंड एटम हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड पोलर्स, ठीक है। चलिए अभी आते हैं आगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब देखो बात आती है, वो तो था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो मैनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, चलो सब जानते हैं हमारे जो ज्यादातर गैसें हमारी डिसॉल्व हो जाती हैं, क्यों होती है इसके पीछे एक रीजन है। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। देखो आप उसको ऐसे समझो, देखो एक ये जो मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझाता हूँ। जैसे कि एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर है और इसमें गैस डाली हुई है, ठीक है। अब फिर क्या करा है कि इसको हमने क्लोज कर दिया एक पिस्टन की मदद से, ठीक है, इसके ऊपर एक वेट भी रख दिया। चलिए फिर हमने क्या, दूसरे कंटेनर में हमने एक और कंटेनर लिया, उसमें फिर अगेन सॉल्यूशन डाला, फिर उसमें हमने गैस थोड़ी सी डाल दी, लेकिन उस पर हमने वेट रख दी 2-3, मतलब उस पर ज़्यादा प्रेशर लगा दिया पिस्टन के ऊपर। अब पिस्टन पे ज़्यादा प्रेशर हो तो वो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ समझ में आती है, लेकिन ऐसा करा क्यों, ऐसा हमने करा क्यों। देखो ये लिखा हुआ है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट। Consider a system as shown in the figure 2.1. The lower part in solution and the upper part is gaseous system at a pressure P and the temperature T. Assume this system to be in a state of the dynamic equilibrium. That is, under this condition, rate of the gases particular entering the leaving the solution phase in the same. Now increase the pressure over the solution phases by the compressing the gas of the smaller of the volume. देखो अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले ये जो लॉ में दिया था, हेनरी ने बताया था, हेनरी की मदद से हमने सारा करता, हेनरी के लॉ की मदद से हमने करता। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव अ क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज द हेनरी लॉ। तो हेनरी एक हमारे पहले ऐसे व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हमें रिलेशन बताया था कि गैसेस और लिक्विड के बीच में, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यानी कि गैस जो हमारी लिक्विड में कैसा सॉल्यूशन है।
देखो अब एक चीज देखो, इस डायग्राम पे आते हैं, जो हमने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, रामायण जो लिखी है मैं उसको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अभी क्या है, जब वाटर के ऊपर पिस्टन से क्लोज कर रखा है, तो अभी जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर है। अभी गैस जो है कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं है वाटर में। लेकिन जब जैसे ही हमने उसमें प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया तो गैस क्या हमारी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई वाटर में। यानी कि जितना ज्यादा हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं उतनी ज्यादा हमारी गैस डिसॉल्व हो रही है। यही लॉ हमें देता है हेनरी ने। बस सिंपल सी इतनी सी बात है कि हेनरी ने हमें क्या बताता, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस है ना, नहीं गैस की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन। यानी कि जो गैस है वो डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर के ऑफ द गैस के। यानी कि जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा ही हमारी गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में। ये हमें हेनरी ने बताया था। देखो आप देख सकते हो डायग्राम में, यहां पर जो है वेट रखा है केवल एक, तो प्रेशर कम है तो गैस हमारी डिसॉल्व नहीं है कंप्लीटली सॉल्वेंट्स के अंदर। लेकिन जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा, डायग्राम नंबर बी में जैसे ही हमने प्रेशर इंक्रीज करा तो आपने देखो गैस हमारी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई लिक्विड में और बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो गई। आप बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो कोल्ड ड्रिंक का। आप कोल्ड ड्रिंक को देखो, एक सील पैक ढक्कन से बंद होती है, जैसे ही आप ढक्कन को खोलते हो तब कट से आवाज आती है, ठक। क्यों? जो गैस डिसॉल्व होती है प्रेशर के सॉल्वेंट्स के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो एक हाईली प्रेशर से अप्लाई करके डिसॉल्व होती है। उसमें एक प्रेशर दिया जाता है, जब जाके जो गैस आपकी डिसॉल्व होती है लिक्विड में। तो गैस आपकी डिसॉल्व नहीं होगी लिक्विड में। तो ये बात हमें समझ में आ गई इस लॉ से कि जितना ज्यादा आप प्रेशर दोगे गैस में उतना ही ज्यादा आपकी गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड में। ठीक है ना? ये है, ये हमारा क्या बेटा, हेनरी लॉ है। यानी कि बेटा द गैस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पार्शियल प्रेशर ऑफ दी गैस। चलिए देखो ये यहां पे लिखा हुआ है। फिर देखो वही चीज सेम है। अब देखो मोल फ्रैक्शंस की बात करते हैं। यही अगर मोल की बात करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। देखो यानी कि देखो मोल्स की बात करते हैं गैस के, देखो जितनी ज्यादा गैस होगी मोल्स भी उतनी बढ़ेगी, है ना? अगर मैं मोल्स में लिख कन्वर्ट करता हूं तो जितनी ज्यादा मोल्स होंगे उतनी ज्यादा मेरी गैस होगी। तो सेम चीज है, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यानी कि जितना ज्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे क्या होंगे, मोल्स हमारे डिसॉल्व होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं बेटा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी X। P हमारा क्या है बेटा, पार्शियल प्रेशर है गैस का, और X हमारी क्या है, गैस है। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कुछ ना कुछ यूज करना पड़ेगा, तो हम KH का यूज करते हैं, वो कि हमारा क्या है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रॉम द हेनरी लॉ सस्टेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये बेटा हमारा हेनरी लॉ है। आई होप आप लोगों को हेनरी लॉ क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हेनरी लॉ से बेटा। तो फिर इसके कुछ यूजेस भी आते हैं। तो हेनरी लॉ के हमने डेली लाइफ में हमारे क्या क्या यूज होते हैं कंटिन्यूसली, जो क्या है उसमें फर्स्ट यूज हमारा जो आता है बेटा ये है, ये कुछ वैल्यूज हैं। हेनरी लॉ कांस्टेंट है, ये याद कर लेना, न्यूमेरिकल में आपके काम आते हैं। ठीक है ना? जैसे हीलियम्स का टेम्परेचर 293, हेनरी लॉ कांस्टेंट 4144 होता है, गैस आर्गन होती है। ठीक है ना? ये है टेम्परेचर का, ये होता है टेम्परेचर गैस का 298। ये सारे कुछ कांस्टेंट वैल्यू हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? इनका टेम्परेचर दे रखा है और हेनरी कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, चलिए फिर अच्छा मैं एक चीज़ और आपसे एक सवाल करता हूँ। ठीक है, अगर सपोज करिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मेरी कोल्ड ड्रिंक है, सेम कोल्ड ड्रिंक पे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में मेरा एक प्रेशर है, जब भी गैस उसमें डिसॉल्व है। ठीक है, अगर मैं उस कोल्ड ड्रिंक पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा, गैस निकलेगी या कि यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो वैसे भी एक तो दूर दूर होते हैं, प्रेशर करके उनको लगाया गया है,
मतलब प्रेशर कंट्रोल को साथ साथ करा गया थोड़ा बहुत। फिर जैसे आप उसको हीट देंगे तो लो वो तो और दूर दूर अलग अलग हो जाएंगे, है ना, तो और निकल जाएंगे उसके जितने प्रेशर उसमें डिजोल्व थे, जितनी गैस हमारी डिजोल्व थी वो निकल जाएगी, है ना। तो ये है, तो यानी कि जब आप टेम्परेचर दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी आपकी बेटा, डिक्रीज होगी, ठीक है ना। और यहां पे देखो दे भी रखा, इट इज ड्यू टू, इसी रीजन के कारण, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द एक्वाटिक स्पेसिस आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, ठीक है ना, rather than इट्स वार्म वाटर। यानी कि जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स है ये सारी चीज़ें ये गर्म बस ठंडे पानी में ज़्यादा अच्छी लगती पीने में, जाकि rather than गर्म पानी में। चलिए ये कुछ यूजेस हैं, ठीक है ना, फिर ये न्यूमेरिकल भी दे रखा है इसी बेस पर। चलिए पहले यूजेस एक बार देख लेते हैं। हेनरी लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमिना नोटेबल अमॉन्ग दिस, ठीक है। सबसे फर्स्ट आता है टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। मैंने जो आपको बताया था कि टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यानी सॉफ्ट ड्रिंक में डिजोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उसको हाई प्रेशर देते हैं, जब भी तो वो सील पैक करी जाती है, जब भी वो डिजोल्व होती है हमारी, ठीक है ना। ये है। सेकेंड है स्कूबा ड्राइवर्स को यूज करते हैं। स्कूबा ड्राइवर्स हेनरी लॉ से ही बेस पर ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो स्कूबा ड्राइवर मस्ट कॉप विद अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व गैसेस ब्रीथिंग एट द हाई। देखो स्कूबा ड्राइवर जब नीचे जाते हैं वाटर में, लेवल में, वाटर के लेवल जितना नीचे गहराई में जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। सारी चीज लिखी हुई सेम। स्कूबा ड्राइवर मस्ट कॉप with the high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. Increased pressure increase the solubility of atmospheric gases in blood. When the drivers come towards surface, the pressure gradually decrease. This release the dissolved gases and lead to the formation of bubbles of nitrogen in the blood. देखो जब स्कूबा ड्राइवर जब वाटर में नीचे आते हैं तो क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा गहरी गहरी सांस लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो हम जो गैसेस जो हमारे सिलेंडर में गैस होती है वो क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन मिक्स होती है, तो वो हमारे बॉडी में ज़्यादा मात्रा में चले आती है, ठीक है ना। तो क्या होगा जब हम सरफेस पे आएंगे, ऊपर आएंगे, तो क्या करते हैं स्कूबा ड्राइवर तुरंत नहीं आते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर जब प्रेशर मेरा डिक्रीज होता जाएगा तो गैस भी क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम तुरंत आ गए तो जो गैसेस होगी ना हमारी नसों को फाड़ के एक बबल्स के रूप में हमारी स्किन से निकलना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें एक बीमारी हो जाएगी एक तरीके से ना, द ब्लॉक्स कैपिलर्स एंड द क्रिएट्स द मेडिकल कंडीशन नॉन एज बैंड, जो बैंड नाम की बीमारी हो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं धीरे धीरे आते हैं और ऊपर जब धीरे धीरे आते हैं सरफेस पे थोड़ा सा रहते हैं, पानी के थोड़े सरफेस से नीचे अपने आप को जो कंट्रोल में करते हैं, ठीक है, ताकि गैस जो है तुरंत ना निकल कर आए, ठीक है ना। ये है सेम वही सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। टू अवॉइड बैंड्स एज वेल एज टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड्स, द टैंक्स यूज ऑफ स्कूबा ड्राइवर आर फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, हीलियम का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। ये है। चलिए तो ठीक है, सेम वही चीज़ है थर्ड में, एट हाई एल्टीट्यूड्स एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन इज लेस देन, ठीक है, सेम चीज़ आप लिख लेना, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये है। चलिए फिर आता देखो बेटा वेपर प्रेशर्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। चलिए इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करूँगा, और एक न्यूमेरिकल भी है शायद पीछे, ठीक है। ये न्यूमेरिकल के लिए भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जब तक आप इसको करने की कोशिश करिए, फिर जब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा तो उसमें आपको समझा दूँगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलिए अच्छा ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।